विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में करारा जवाब देते हुए कहा कि माफिया कोई भी हो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद का नाम लिए बगैर कहा कि प्रयागराज की घटना दुखद है। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया है। अतीक का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि प्रयागराज की घटना के लिए जिम्मेदार माफिया को भी सपा ने विधायक और सांसद बनाने का काम किया था। अपराध इनकी रग रग में बसा हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नजीर बनी है। इस मामले में भी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सरकार माफियाओं को मिट्टी में मिलाएगी ही, लेकिन किसी को चोरी और सीनाजोरी करने की इजाजत नहीं है। चोरी और सीनाजोरी एक साथ नहीं चलेगी। सरकार ने माफियाओं की कमर तोड़ दी है। सीएम ने कहा कि माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला है। साल 2023 देश के लिए चुनावी साल साबित हो रहा है, क्योंकि इसी साल देश में कई राज्यों में चुनाव है। इसी कड़ी में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बात अगर कर्नाटक राज्य की करें तो कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 4 मार्च को आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेने के लिए कर्नाटक के दावणगेरे पहुंचेंगे। पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख पृथ्वी रेड्डी ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। रेड्डी ने आप के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस को लगता है कि वो 5 साल के भ्रष्टाचार के बाद और चुनाव नजदीक आने पर लोगों को लुभाकर सत्ता में वापस आ सकते हैं। लेकिन इस बार कर्नाटक के लोगों ने दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा लाए गए सुधारों को बारीकी से देखा है। लोगों को विश्वास है कि 40% में से 10% कमीशन सरकारों से कोई भी संभावित परिवर्तन नहीं हो सकता है और सिर्फ आपकी 0% कमीशन सरकार करदाताओं के पैसे का कुशलता से उपयोग कर सकती है। विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आप के नेता सांसद संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे और दुर्गेश पाठक को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे और चार्टर्ड अकाउंटेंट संदेश जाजू को बदनाम करने की साजिश करने के लिए फटकार लगाई है। न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को आदेश दिया है कि वे सोशल मीडिया सहित अन्य सभी मीडिया पर श्याम जाजू और उनके बेटे को बदनाम करने वाली पोस्ट को तत्काल से डिलीट कर दें। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है कि श्याम जाजू और उनके बेटे को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, जो दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। गौरतलब है, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने श्याम जाजू पर आरोप लगाया, मीडिया में बयान दिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किए। श्याम जाजू ने इसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मानहानि का मुकदमा दायर किया। श्याम जाजू ने आप के 4 नेताओं पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद श्याम जाजू ने कहा कि अब सब कुछ साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने की साजिश की थी। इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को तथ्यहीन एवं बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। श्याम जाजू ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए ऐसी घटना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई नेताओं ने बीजेपी के बड़े नेताओं को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद तथ्यहीन बयान दिए और कोर्ट के फटकार के बाद माफी मांगी है। यूफ्लेक्स कंपनी के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्च को 72 घंटे हो गए हैं। चौथे दिन भी आयकर विभाग की रेड जारी है। सर्च अभियान में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा का कैश, लैपटॉप और मोबाइल फोन सहित डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे हैं। सभी डेटा को आयकर विभाग एनालाइज कर रहा है। सर्वे के दौरान बोगस ट्रांजैक्शन का दायरा अब 150 करोड़ से बढ़कर करीब 635 करोड़ तक पहुंच गया है। दस्तावेजों में करीब 715 करोड़ के ट्रांजैक्शन की गड़बड़ी मिली है। इसके अलावा 40 शेल कंपनियों से करीब 635 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए हैं। इस सिलसिले में करीब 140 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इनमें से अधिकांश कंपनी के कर्मचारी हैं। देश में करीब 38 स्थानों पर
सर्च पूरी हो चुकी है। अब दिल्ली एनसीआर को मिलाकर 28 स्थानों पर सर्च की जा रही है। इनमें 100 से ज्यादा टीम लगी हुई है। 4 दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने यूफ्लेक्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, डायरेक्टर्स के घर, कॉर्पोरेट्स ऑफिस समेत देश भर में 70 स्थानों पर सर्च की थी। इसके बाद नोएडा में सर्च का दायरा बढ़ा और 32 स्थानों पर सर्च की गई। 72 घंटे बाद सर्च अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसके अलावा विदेशी कंपनियों से हुए ट्रांजैक्शंस को भी देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक करीब 1000 करोड़ की गड़बड़ी की आशंका है। वहीं करीब 20 साल पहले हुई रेड में करीब 300 करोड़ रुपए और अचल संपत्ति को आईटी की टीम ने सीज किया है और कई पॉलिटिकल एंगल भी मिले थे। ये भी कहा गया है कि काफी पैसा बोरे में भरकर नालों में फेंका गया था। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स 2 दिवसीय यात्रा पर 25 फरवरी को भारत पहुंचे। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच समग्र वार्ता करें। इस यात्रा से नई तकनीकों, स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार और निवेश समेत कई प्रमुख क्षेत्रों में समग्र द्विपक्षीय संबंधों का और विस्तार होने की उम्मीद है। शीर्ष पद पर एंजेला मर्केल के ऐतिहासिक 16 साल के कार्यकाल के बाद दिसंबर 2021 में जर्मन चांसलर बनने के बाद स्कोल्स की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में कहा कि भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी, साझा मूल्यों, विश्वास और आपसी समझ पर टिकी है। मजबूत निवेश और व्यापार संपर्क, हरित और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग और बढ़ते लोगों के बीच संबंधों ने द्विपक्षीय संबंधों को पहले से अधिक मजबूती दिलाई है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि दोनों देश बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर भी मिलकर काम करते हैं। दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात पिछले साल 2 मई को छठी भारत जर्मनी अंतर सरकारी वार्ता के लिए मोदी की बर्लिन यात्रा के दौरान हुई थी। इसके बाद 26 और 27 जून को G7 समूह के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी ने दक्षिणी जर्मनी में श्लॉस एल्माउ के अल्पाइन महल का दौरा किया। स्कोल्स ने मोदी को जर्मन राष्ट्रपति पद के तहत G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। पिछले कुछ सालों में भारत और जर्मनी के बीच कई प्रमुख क्षेत्रों में संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। स्कोल्स 26 फरवरी की सुबह बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे और कर्नाटक की राजधानी से शाम करीब 5:30 बजे रवाना होंगे। आपको बता दें कि भारत और जर्मनी के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी है। जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और लगातार भारत के शीर्ष 10 वैश्विक व्यापार भागीदारों में से एक रहा है। ये भारत में सबसे बड़े विदेशी प्रत्यक्ष निवेशकों में से एक है। उमेश पाल दिनदहाड़े हत्याकांड ने एक बार फिर बाहुबली अतीक अहमद के दौर की याद ताज़ा कर दी है। कुछ इसी तरह करीब से 18 साल पहले विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। उन पर भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार घेर कर वार किया गया था। 24 फरवरी को घर के पास गाड़ी से उतरते ही उमेश पाल पर गोलियों की बौछार कर दी। घर, गाड़ी पर बम से हमला किया गया। पूरा इलाका इस वारदात से दहल उठा। उमेश पाल पर पहले ही अतीक अहमद गिरोह की तरफ से हमले की आशंका थी। इसके बाद भी महज 2 सुरक्षाकर्मी मिले थे और हमले के वक्त वो भी बड़े हथियारों का सामना नहीं कर सके। अतीक अहमद के खिलाफ बंद हो चुके मुकदमे को खुलवाना, गवाहों को ले जाकर कोर्ट में गवाही करवाना उमेश के लिए बड़ा खतरा था। कई बार धमकियों के बावजूद राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल ने अपना इरादा नहीं बदला। यही उन पर हमले की मुख्य वजह रही। फिल्मी अंदाज में दिनदहाड़े हुई विधायक की हत्या के काफी देर बाद पुलिस सक्रिय हुई। इस बीच 24 फरवरी लगभग 6 बजे तक आधा शहर दहशत में रहा। इस हत्याकांड में राजू पाल के साथ ही उनके 2 गनर संदीप यादव और देवीलाल पाल भी मारे गए थे। हत्या की वजह राजनीतिक वर्चस्व की जंग थी। दरअसल अतीक अहमद के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव के दौरान सपा के टिकट से अतीक के भाई अशरफ ने चुनाव लड़ा था और बीएसपी से राजू पाल सामने थे। राजू पाल ने अशरफ को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद राजू पाल माफिया के निशाने पर थे। उनकी हत्या के बाद हुए उपचुनाव में अशरफ फिर सपा के टिकट पर लड़ा और चुनाव जीत गया। राजू पाल की पत्नी और वर्तमान सपा विधायक पूजालाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ, गुलफुल, रंजीत पाल, आबिद, इसरार, आशिक, जावेद, एजाज, अकबर और फरहान को आरोपित बनाया था। इनके खिलाफ 6 अप्रैल 2005 को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 506, 120 बी और 7 CLA एक्ट के तहत
6 अप्रैल 2005 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। विधायक राजूपाल हत्याकांड में लखनऊ स्थित सीबीआई कोर्ट में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत अन्य आरोपितों पर आरोप तय हो चुके हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अक्सर कई पोस्ट करके लोगों से सवाल करते रहते हैं। अब इस बार उन्होंने एक फोटो शेयर की है और जनता से सवाल किया है। दरअसल ट्विटर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के ताजा अपडेट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने एक स्टेशन की तस्वीर साझा करते हुए शुक्रवार को लिखा, सतरंगी रे, इस स्टेशन का अनुमान लगाओ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस ट्विटर को 10 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। लोगों ने भी ज्यादा समय नहीं लिया और जल्दी से अपने जवाब रिप्लाई बॉक्स में डाल दिए। उत्तर है, ये मुंबई सेंट्रल स्टेशन है। इससे पहले पश्चिमी रेलवे भी ये तस्वीर शेयर कर चुका है और इसके आर्ट वर्क के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि कभी कभी आपको केवल रंग की थोड़ी फुहार की जरूरत होती है। रंग हम जो कुछ भी देखते हैं उसे जीवन देते हैं। मुंबई सेंट्रल के अग्रभाग को रंगीन जीवंत पिगमेंट से रंगा गया है और जो बहुत ही सुखद भावनाओं को दर्शाता है। ये इस प्रकार मुंबई की भावनाओं को बढ़ाता है। अश्विनी वैष्णव को अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स के साथ अक्सर तस्वीरें और संदेश शेयर करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बच्ची का आराम से कंबल पर बैठकर खिड़की से बाहर देखने का वीडियो शेयर किया था। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, बेबी ऑन बोर्ड, प्लेन की सीट या ट्रेन की सीट, अनुमान लगाना। गौरतलब है कि हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि आने वाले वर्षों में देश को रेलवे का नया रूप देखने को मिलेगा।